सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1940s के टाइम पर अटलांटिक ओशियन अलाइज कंट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। इस समय ब्रिटेन के सारे वॉर सप्लाई अमेरिका से अटलांटिक ओशियन के थ्रू आते थे और यही एकमात्र जरिया था ब्रिटेन तक सप्लाई पहुंचाने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ देश था और उस समय कोई कमर्शियल एयरलाइन भी नहीं होती थी, तो ब्रिटेन तक सारी सप्लाई शिप से ही पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन उस समय उनके आगे सबसे बड़ी चुनौती थी जर्मन यू-बोट्स का। यू-बोट्स यानी कि बैटल सबमरीन कह लीजिए। उस समय सबमरीन्स को यू-बोट कहते थे और ये यू-बोट्स काफी पावरफुल थे और इन्हीं यू-बोट्स से हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी तबाही मचाया था। अगर कोई भी शिप अमेरिका से ब्रिटेन के लिए वॉर इंस्ट्रूमेंट्स लेके आती थी तो ये जर्मन यू-बोट्स उस शिप को डुबा देते थे और इसी के बदौलत अटलांटिक ओशियन में जर्मनी के पास अलाइज पावर के मुकाबले एक अपर हैंड था और ये ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के लिए काफी बड़ा सरदर्द था, क्योंकि उनके इतने सारे शिप्स डूब जाने की वजह से उनको काफी भारी नुकसान हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए दोनों ही कंट्रीज एक सोल्यूशन निकालती है कि उनके शिप्स पहले की तरह अमेरिका से ब्रिटेन अटलांटिक ओशियन से थ्रू जाएगी, लेकिन इस दफा उन्हें एयर कवर दी जाएगी, यानी शिप्स के साथ फाइटर एयरक्राफ्ट दी जाएंगी जो कि आगे उड़कर जर्मन यू-बोट्स पर नजर रखेंगे और अगर उन्हें आगे कोई जर्मन यू-बोट्स नजर आई तो वो उस पर पहले अटैक करके उसे डुबा देंगे। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। दरअसल फाइटर एयरक्राफ्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट और दूसरा होता है कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट। लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो जमीन से टेक ऑफ करते हैं। ये ज्यादा आर्म्ड होते हैं, यानी इनके पास ज्यादा हथियार होते हैं और इनकी रेंज भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। जबकि कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करती है और इनकी रेंज लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट के मुकाबले थोड़ी कम होती है। 1940-41 के टाइम पर ब्रिटेन के ज्यादातर लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट यूरोप के अंदर जर्मनी के ऊपर बॉम्बिंग में यूज हो रहे थे, तो अटलांटिक ओशियन के लिए उनके पास सिर्फ कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट थे। लेकिन उस समय ब्रिटेन के ज्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर या तो वो पैसिफिक की लड़ाई में यूज हो रहे थे या फिर नॉर्थ अफ्रीका में अलाइज ट्रूप के लैंडिंग के लिए यूज हो रहे थे। एयरक्राफ्ट कैरियर वो शिप्स होते हैं जिनको फाइटर जेट्स समुद्र में टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए यूज करती है। तो ब्रिटेन के पास सोल्यूशन यही था कि वो ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर और बनाए, लेकिन और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए बहुत सारा मेटल की जरूरत पड़ती है और उनमें से दो इम्पोर्टेंट चीज होते हैं एल्यूमिनियम और स्टील। लेकिन उस समय एल्यूमिनियम और स्टील वॉर के बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज हो रहे थे, जैसे कि गन्स, बुलेट्स, मिलिट्री टैंक्स, मिलिट्री ट्रक्स, बॉम्बर्स, फाइटर प्लेन्स एंड बैटल शिप्स। इन सारे चीजों को बनाने के लिए एल्यूमिनियम और स्टील का यूज हो रहा था। इसीलिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए ब्रिटेन को और ज्यादा एल्यूमिनियम और स्टील का यूज करना बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता था, क्योंकि बाकी सारी वेपन्स और व्हीकल्स की भी उतनी जरूरत थी जितनी एयरक्राफ्ट कैरियर की थी। और इन्हीं सभी के बीच उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के वैज्ञानिक सलाहकारों ने एक अनोखा आइडिया सोचा और उनका कहना था कि अगर हम एल्यूमिनियम और स्टील के बदले बर्फ का इस्तेमाल करें तो कैसा होगा। शायद ये आपको एक मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम रियल और प्रैक्टिकल था। आप सभी ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर ये देखा होगा कि जब एक आइस क्यूब को पानी में डाला जाता है तो वो डूबने की जगह फ्लोट करने लगता है, और इसका रीजन सिंपल है। आइस क्यूब की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वो फ्लोट करने लगती है। और यहाँ से आइस बैटलशिप का आइडिया आता है। आइस बैटलशिप के पीछे का मेन साइंस था पाइक्रेट, जिसे जोफ्री पाइक नामक एक ब्रिटिश इन्वेंटर ने विकसित किया था। पाइक्रेट बेसिकली एक मिक्सचर होता है जिसमें 86% वाटर होती है और बाकी के 14% लकड़ी के गुद्दे या अन्य सेल्यूलोजिक कंपोनेंट होते हैं। ये सब्सटेंस ठोस बर्फ से भी ज्यादा मजबूत होती है और इसकी एक खासियत होती है कि बहुत ही धीमी गति से मेल्ट होता है और इस पर गोलीबारी से भी ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है। ब्रिटिशर्स को यही लगता था कि एक विशाल बर्फ का जहाज अटलांटिक ओशियन में एक अजय किला की तरह हो सकता था, जो कि यू-बोट्स और बाकी सारे जर्मन खतरों से उनके जहाजों को सुरक्षा दे सकता था। आइस बैटलशिप बनाने के इनिशियल फेजेस में इसका एक डिजाइन बनाया गया, जिसके मुताबिक ये शिप लगभग 2000 फीट लंबा और 300 फीट चौड़ा होने वाला था, जिसकी मोटाई 40 फीट होती। शिप का वजन लगभग 2.2 मिलियन टन होने वाला था, जिसको बनाने के लिए लाखों टन बर्फ और पाइक्रेट का यूज होता और इस पर 100 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स उतर सकते थे। इस विचार को परखने के लिए कनाडा के पेट्री लैब पर एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया गया, जो कि लगभग 60 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा था और ये प्रोटोटाइप पूरी तरह सक्सेसफुल था। इसका मतलब था कि एक आइस बैटलशिप जिस तरह से सोचा गया था बिल्कुल उसी तरह बनाया जा सकता था। लेकिन फिर भी मिड 1943 में ये प्रोजेक्ट बहुत ही धीमा पड़ गया था और 1944 के आते आते ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली बंद हो गया था।
ये प्रोजेक्ट बंद होने के पीछे मेनली 3 वजह थे। पहली वजह तो ये थी कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के अंदर बहुत ही कम नंबर के शिप्स बनाए जा सकते थे। और दूसरी वजह ये थी कि उस समय अमेरिका और बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन बनाने के रेस में लग गए थे, और जाहिर है ब्रिटेन भी अपना ज्यादातर पैसा और टाइम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए दे रही थी। और इसी वजह से सेना के बाकी सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो धीमे पड़ गए थे। और तीसरी वजह ये थी कि एक आइस बैटलशिप को बनाना बाकी सारे नॉर्मल बैटलशिप को बनाने के मुकाबले बहुत ही महंगा था। और इन्हीं सभी कारणों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोजेक्ट को 1944 में ही बंद करना पड़ा था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।